हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद आरिफ खान। और आज हम आईपीसी का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ क्राइम एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड। कहने का मतलब ये है कि आज के लेक्चर में हम इस बात को समझना चाहेंगे कि जो ऑफेंस है, क्राइम है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या उसके एलिमेंट्स हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी एक्ट को हम क्राइम डिक्लेयर करते हैं, क्राइम देखते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन से आवश्यक तत्व होनी चाहिए, क्या क्या उसमें स्टेज होती हैं, वो सारी बात हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। और उसमें आगे बढ़ने से पहले जब हम डिस्कस करते चलें कि आज का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर देखिए ये है कि अगर हम प्री की बात हम करें तो प्री में कुछ क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं, लेकिन प्री से ज्यादा अगर हम मेन एग्जाम्स की बात करें तो कई बार वहां पर बेसिक ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं कि जो अपराध है उसकी आवश्यक तत्वों को समझाइए, क्राइम के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। एक इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात यहाँ पर देखिए ये है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्राइम का वो भी समझना हमारे लिए काफी जरूरी होता है। तो उस चीज की इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर इस बात को समझते हैं कि क्राइम की यानी कि ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है, इसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है। तो समझने वाली बात यहाँ पर देखिए ये है, अगर हम ऑफेंस की बात हम करें कि क्राइम क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसको लेकर के कई सारी डेफिनेशंस हमारे पास दी गई हैं। देखिए, आज के टाइम पर क्या है, आज के टाइम पर क्राइम का इनकी ऑफेंस का सिंपल सा मतलब यहाँ पर देखिए ये है कि अगर किसी लॉ मेकिंग अथॉरिटी ने, अगर लेजिस्लेचर ने किसी एक्ट को, किसी काम को अगर क्राइम डिक्लेयर किया गया है तो उसे क्राइम माना जाता है, नहीं तो क्राइम नहीं माना जाता है। एक तो बात हमारे पास ये होगी, और जो पनिशमेंट वहां पर डिसाइड की गई होगी वही पनिशमेंट वहां पर दी जाती है। तो प्रेजेंट टाइम पर तो क्राइम को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम पर हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा खुद का संविधान है, और जो क्राइम की हम लॉ की बात हम करें कोडिफाइड है, तो अब ये प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं होती कि डेफिनेशन क्या है। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो क्राइम को लेकर के कुछ डेफिनेशंस जो ये मान के चले कि विधि के जो विद्वान होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, उनके द्वारा कुछ परिभाषाएं, कुछ डेफिनेशंस हमारे पास दी गई हैं। तो हल्का सा उनको देख लेते हैं और फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। तो कुछ डेफिनेशन डिस्कस यहां पर करते हैं। डेफिनेशन ऑफ क्राइम अकॉर्डिंग टू रिनाउंड जूरिस्ट अकॉर्डिंग टू बेंथम। तो बेंथम का यहां पर क्या कहना है, ऑफेंसेज आर व्हाटएवर द लेजिस्लेचर हैज प्रोहिबिटेड फॉर गुड और फॉर बैड रीजंस। तो इनका बस सिंपल सा ही कहना है कि ऑफेंसेज वे काम होते हैं जिनको लेजिस्लेचर ने, यानी कि जिनको लॉ मेकिंग अथॉरिटी ने मना किया हुआ है, प्रतिबंध लगाया हुआ है कि आप ये एक्ट नहीं कर सकते, तो वो क्राइम है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बेंथम। अगले हम यहां पर देखें, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, a wrong which is pursued at the discretion of the injured party and his representatives is a civil injury. A wrong which is pursued by the sovereign or his subordinate is a crime. तो लगभग इनका भी लगभग हमारे पास वही बात यहाँ पर है। कहने का देखिए मतलब यहाँ पर ये है, अगर कोई रॉन्ग है, अगर मान करके चलिए किसी पर्सन को कोई क्षति हुई है, कोई इंजर्ड पार्टी है, और उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ गलत है तो वो सिविल इंजरी है। और अगर मान करके चले किसी चीज को गलत यानी कि रॉन्ग डिक्लेयर किया गया है बाय एनी लेजिस्लेचर, तो फिर वो हमारे पास ऑफेंस यानी क्राइम हो जाता है। इसके बाद हम बात करें ब्लैकस्टोन। तो ब्लैकस्टोन की बात हम करें तो उन्होंने यहाँ पर क्या काम किया, एक बुक लिखी जिसका नाम है कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड। तो इसमें इन्होंने क्या डिफाइन किया, इसको हम देखते हैं। ही डिफाइंड इट एज एन एक्ट committed or omitted in violation of a public law। कहने का मतलब यहां पर देखिए ये है कि ऐसा कोई कार्य या कार्य का लॉ जो कि पब्लिक लॉ के वायलेशन में किया गया है, तो वो हमारे पास क्राइम हो जाता है। इसके अलावा आगे उन्होंने क्या कहा, he also defined crime as violation of the public rights and duties due to the whole community। कहने का मतलब यह है कि आगे ये बात यहां पर स्कॉलर जोड़ते हैं कि मान करके चलिए कोई काम यानी कोई कार्य या लॉ कोई ऐसा है जिसकी वजह से आम आदमी के जो राइट हैं या जो उनकी ड्यूटीज हैं उसमें वायलेशन होता है। कहने का मतलब ये है
कि राइट्स और ड्यूटीज के वायलेशन में, यानी कि उनके उल्लंघन में जो कार्य या कार्य का लोप किया गया है तो वो क्राइम हो जाता है। तो ये इनकी डेफिनेशन हमारे पास हो जाती है। अकॉर्डिंग टू पॉल डब्ल्यू टैपन, इनका क्या कहना है? एन इंटेंशनल एक्ट और ओमिशन इन द वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ विदाउट जस्टिफिकेशन एंड सैंक्शनड बाय द लॉ एज फेलोनी और मिसडेमीनर, ये उनकी बात यहां पर हमारे पास है। तो समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि इन्होंने एक नई बात यहां पर क्या बताई, एक वर्ड क्या यहां पर ऐड किया गया, इंटेंशनल एक्ट। कहने का मतलब यहां पर यह है कि आशय रखते हुए जानबूझ करके, अगर मान करके चलिए जो क्रिमिनल लॉ है उसके उल्लंघन में अगर कोई काम किया गया है तो वो हमारे पास क्राइम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन, क्या डेफिनेशन है? क्राइम इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड विच इज एट द सेम टाइम रिवॉल्टिंग टू द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो इन्होंने जो डेफिनेशन बनाई है क्राइम की, उसमें बेसिकली क्या बात डाली गई है? इसमें बेसिकली बात ये डाली गई है कि जो ऐसा एक्ट जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, यानी कि कानून ने मना किया हो, एक बात तो ये, और साथ ही साथ वो जो मॉरल सेंटिमेंट्स हैं, जो नैतिक जो हमारी भावनाएं होती हैं, उनके अगेंस्ट हो, तो वो क्राइम हो जाता है। ये इनकी डेफिनेशन है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू मिलर, क्राइम इज टू बी द कमीशन और omission of an act which the law forbids or commands under pain of punishment to be imposed by the state by a proceeding in its own name। तो समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि इनका यहां पर ये कहना है कि ऐसा काम या ऐसा कार्य का लोप जिसे करने के लिए लॉ ने मना किया हो, कानून ने इसके लिए मना किया हो, और अगर मान करके चलिए अगर फिर भी आप वो करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप यहाँ पर देखते हैं कि जो विधि के विद्वान हैं इनके द्वारा अलग अलग डेफिनेशंस क्राइम की हमारे पास दी हुई है। ठीक है, अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो जो डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई है, अगर हम उन डेफिनेशंस में कुछ सिमिलरिटी छांटना चाहें या कुछ कंक्लूजन निकालना चाहें तो कुछ फैक्ट्स हमारे सामने यहां पर आते हैं। सबसे पहली बात कि जो भी डेफिनेशन हमारे पास यहां पर दी गई है तो लगभग एक बात यहां पर कॉमन यहां पर है, वो ये कि जब क्राइम की बात आती है तो क्राइम के बारे में ये कहा गया कि ये कोई ऐसा एक्ट है या ऐसा कोई लोप है जिसे करने के लिए लॉ मेकिंग अथॉरिटी यानी कि लेजिस्लेचर ने जिसके लिए मना किया है। तो यानी कि इससे कंक्लूजन सबसे पहले निकल करके आया कि कोई एक्ट या ओमिशन, कोई कार्य या कार्य का लोप अपराध है या नहीं है, इसको डिसाइड करने का काम, इसको डिफाइन करने का काम कौन करता है? उस डिफाइन करने का काम लेजिस्लेचर यानी कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी करती है। एक बात हमारे पास यहां पर ये हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगली बात हमें यहाँ पर ये भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मान करके चलिए कोई क्राइम अगर करता है तो ऐसी कंडीशन में उसके पीछे आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कुछ आपका इरादा होना चाहिए, ऐसी कुछ बात हमें समझ में आती है। और जैसा कि हमने देखा कि अगर हम कोई क्राइम करते हैं तो उसके बदले पनिशमेंट का प्रावधान होता है। तो कुछ कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो यहाँ पर देखने हमारे पास आ रही हैं। तो ये तो हमारे पास डेफिनेशंस थी इनके अकॉर्डिंग। आज के टाइम पर क्या है? बट इन द मॉडर्न सेंस crime is any act that is prohibited by the penal law in force and the result of this is punishment। तो आज के टाइम पर क्या डेफिनेशन है क्राइम की, वो हम यहाँ पर ही देख रहे हैं जो हम शुरू डिस्कस कर चुके थे कि आज के टाइम पर क्राइम क्या है? एक ऐसा एक्ट है जिसको लॉ के द्वारा क्राइम डिक्लेयर किया गया हो, यानी कि इसको लॉ के द्वारा क्राइम डिक्लेयर किया गया हो। और दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर कोई क्राइम करता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पनिशमेंट, यानी क्राइम करने पर आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो आज के टाइम पर मॉडर्न डेफिनेशन हमारे पास यहां पर यह है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी अबाउट डेफिनेशन ऑफ क्राइम। हम आते हैं एक्चुअल कंडीशन में जो आज के टाइम पर हमारी कंट्री में है, उसकी बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात देखिए ये है कि हमारी कंट्री में तो डेमोक्रेसी है, दूसरी बात हमारी कंट्री में हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का संविधान है जो बेसिक बातों को डिफाइन करता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी लॉ हमारी कंट्री में बनाए जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर क्राइम को लेकर के अगर कोई लॉ बनाया जाएगा तो उसका भी बेस कहां पर होगा? हमारे संविधान में होगा।
ठीक है। अगर भारतीय संविधान की बात हम करें तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 20 है, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है, उसका जो पहला क्लॉज है वो हमें क्या बताता है, आप उसको पढ़कर के देखेंगे तो वो हमें बता रहा होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट किया है, कोई काम किया है और ये देखना है कि वो क्राइम है या नहीं है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि क्या उस टाइम पर किसी लॉ के द्वारा, किसी कानून के द्वारा क्या उस एक्ट को या उस ओमिशन को क्या अपराध डिक्लेयर किया गया है कि नहीं किया गया है, क्या पहले से इसको कहा गया कि नहीं कहा कि अपराध है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान करके चलिए मैंने बिना पूछे किसी व्यक्ति की संपत्ति, कोई जंगम संपत्ति कहने को कोई मान के चले कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कोई पेन है, कॉपी है, घड़ी है, ऐसा मान के चलिए मैंने उठाई चुपके से और वहां से चलता बना, तो ये जो मैंने एक्ट किया है क्या ये एक्ट क्राइम है कि नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये देखा जाएगा कि क्या किसी लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग इसको क्राइम डिक्लेयर किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर डिक्लेयर किया गया है तो ऐसी कंडीशन में इसको क्राइम माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। एक तो ये, और जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट उसके लिए निर्धारित की गई है उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि क्या वो क्राइम है या नहीं है, क्या उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन है कि नहीं है, पनिशमेंट होगी तो कितनी होगी, ये सारी बातें लॉ के अंतर्गत लिखी हुई होंगी। कहने का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर ने इसको पहले से डिसाइड किया हुआ होगा, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। तो ये बात हमें समझाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 1। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम इस बात के ऊपर आते हैं कि क्राइम करने के एसेंशियल क्या क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। कहने का मतलब ये है कि क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्राइम किया गया है कि नहीं किया गया है, तो इन सब में कौन कौन सी चीजें बहुत ही जरूरी हैं कि इनके बिना क्राइम नहीं होगा, उसी को डिस्कस यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात यहां पर किसकी आई, ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग। उसके बाद एविल इंटेंट, जिसे यहां पर कहा जाता है मेंस रिया। इसके अलावा एनी एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन अकॉर्डेंस विद द एविल इंटेंट एंड इज फॉरबिडन बाय लॉ, एक्टस रियस की बात की यहां पर की गई। और चौथा यहां पर क्या पॉइंट दिया गया, इंजरी। तो इन्हीं चारों को हमें समझना है। देखिए, समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि जब हम क्राइम की बात करते हैं, क्राइम की जब हम बात करते हैं तो ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है। अगर क्राइम की बात हम करें तो ये एक एक्ट है, यानी क्राइम को किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब बात ये है कि क्राइम किया गया है या क्राइम कोई कर रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है कि क्राइम किसने किया, यानी क्राइम को करने वाला कौन है, यानी कौन सी चीज है जो क्राइम कर सकती है। तो सबसे पहले क्या कहा गया, ह्यूमन बीइंग। कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग होगा जिसने क्राइम किया होगा। ठीक है, अब समझने वाली बात यहां पर देखिए है क्या कि हम डिस्कस ये कर रहे हैं क्राइम कौन कौन कर सकता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि कौन कौन सी चीज ऐसी है जिसको क्राइम के लिए लायबल डिक्लेयर किया जा सकता है कि भाई इसने क्राइम किया। क्योंकि अगर किसने क्राइम किया है तो पनिशमेंट की बात भी होगी कि पनिशमेंट, जिसने क्राइम किया उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ह्यूमन बीइंग की बात यहां पर आएगी। कोई व्यक्ति होगा, कोई पर्सन होगा जो जिसने क्राइम किया होगा, यानी जिसको लायबल डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा यहां पर देखिए ये है कि जब हम क्राइम की बात करते हैं तो किसी एनिमल को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा कि कोई एनिमल है वो लायबल होगा, ऐसी बात हमारे पास नहीं है। अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो इंडिया तो नहीं, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज के अगर हम इतिहास की बात करें तो वहां पर कई बार ऐसे देखने में हमारे सामने आता है कि अगर किसी एनिमल ने, किसी जानवर ने अगर कोई क्राइम किया है तो उसको पनिशमेंट दी गई है। यानी किसी एनिमल को भी जो है, ऐतिहासिक तौर पर हम देखें कि किसी एनिमल को भी लायबल डिक्लेयर किया गया किसी क्राइम के लिए। जबकि इंडिया की बात करें, यहां से देखने को हमें आमतौर पर नहीं मिलता है। तो वही बात यहां पर की गई है कि जब क्राइम की बात यहां पर होगी, कोई पर्सन, कोई व्यक्ति होगा जिसको क्राइम के लिए डिक्लेयर, जिसको क्राइम के लिए लायबल ठहराया जाएगा। और पर्सन की बात अगर हम करें तो आईपीसी का जो सेक्शन नंबर 11 है, ये बात हमारे सामने करता है पर्सन की। ठीक है, और जब पर्सन की बात भी अगर हम करें तो पर्सन भी जो है दो तरह के हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। एक तो कौन सा हो गया, नेचुरल पर्सन, यानी कि जैसे मैं हूं, आप हैं, हम क्या हो जाते हैं, प्राकृतिक व्यक्ति हो जाते हैं, नेचुरल पर्सन हो जाते हैं। और दूसरे क्या हो जाते हैं, लीगल पर्सन, यानी कि विधिक व्यक्ति। यानी कहने का मतलब यह है कि उनका कोई शरीर नहीं है
लेकिन उनके कुछ राइट्स और ड्यूटीज हैं। जैसे हम किसी कंपनी की बात हम करें तो कंपनी क्या है, कंपनी एक लीगल पर्सन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो हो गया नेचुरल पर्सन और एक हमारे पास हो जाता है लीगल पर्सन। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब क्राइम को करने की बात आएगी, जब क्राइम के लिए लायबल डिक्लेयर करने की बात यहां पर आएगी, तो पर्सन की बात यहां पर होगी, नेचुरल पर्सन की बात यहां पर हो जाती है और कुछ लिमिटेशन के अंदर जो है लीगल पर्सन की बात हो जाती है। चलिए, तो एक हमारे पास हो गया ह्यूमन बीइंग। दूसरी काफी इंपॉर्टेंट चीज एविल इंटेंट, इनकी मेंस रिया। यहां पर देखिए दो चीजें हैं। कहने का देखिए मतलब यहां पर यह है कि किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया और दूसरी बात यहां पर यह है कि जब वो उस एक्ट को कर रहा था तो उसके दिमाग की स्थिति क्या थी। क्योंकि समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है, जैसे इतनी बात हम सब जानते हैं कि अगर कोई पर्सन पागल है, सेक्शन 84 की बात हम करें, कोई पागल है मान के चलिए, अनसाउंड माइंड का अगर है मान के चलिए, यानी कि वो क्या काम कर रहा है उसको खुद ही नहीं पता है, तो ऐसी कंडीशन में वो लायबल डिक्लेयर नहीं होता है, ये बात हम जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात यहां पर क्या, एक एविल इंटेंट जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं कि दुराशय होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि क्राइम वो जो कर रहा है उसको लेकर के उसके दिमाग में अवेयरनेस होनी चाहिए। इसे यहां पर कह दिया गया मेंस रिया, ठीक है। और उसी मेंस रिया के फर्दरेंस में, उसी एविल इंटेंट के फर्दरेंस में उसने कुछ काम किया, उसे यहां कहा गया एक्टस रिया। एक्टस रिया यहां पर कह दिया गया, ठीक है। अब समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि जो मेंस रिया की बात हम करें तो मेंस रिया क्या होता है, दुराशय क्या होता है। अगर हम एविल इंटेंट की बात करें तो आईपीसी में कहीं पर इसको डिफाइन नहीं किया गया है, डिफाइन तो कहीं पर नहीं किया गया है, लेकिन समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि जब भी किसी क्राइम की बात वहां पर की जाती है तो काफी बढ़िया तरीके से कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इस बात को देखा जा सके कि जो लायबिलिटी है क्राइम करने की वो कैसे डिसाइड की जाएगी, क्या वहां पर होगी। जैसे मान के चलिए कि जैसे किसी काम के बारे में कहा गया तो वहां पर क्या किया गया, जैसे कि वॉलंटरी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और हम यहां पर देखें इंटेंशनली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इंटेंशनली, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, नोइंगली, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि एविल इंटेंट को यानी कि मेंस रिया को दिखाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके मस्तिष्क में इनमें से कोई चीज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यहां पर ये है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, जैसे कि आपको बताया गया, इसी मेंटल कंडीशन के फर्दरेंस में कुछ काम किया गया हो। और चौथी बात यहां पर ये कि जो एक्ट आपने किया है उससे किसी को कुछ इंजरी पहुंची हो, ठीक है। तो ये हमारे पास है इस तरीके से, जैसे कि आपको बताया पहले यहां पर क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग, ये हम डिस्कस यहां पर कर चुके हैं। मेंस रिया की बात अगर हम करें तो मेंस रिया का मतलब यहां पर क्या हो गया, गिल्टी माइंड, इनकी आपराधिक मस्तिष्क होना चाहिए। और जैसे कि आपको बात यहां पर बताई गई है, किसके लिए कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। देयर इज अ वेल नोन मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। तो हमारे पास ये एक मैक्सिम है, इसका मतलब क्या है, इट मींस द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशंस वर सो। इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर आपने कोई काम किया है तो काम ही अकेले क्राइम नहीं होगा। कहने का मतलब अगर हमने कोई क्राइम काम अगर कर दिया है तो सिर्फ उस एक्ट के बदले में, सिर्फ उस एक्ट के बेस पर से क्राइम नहीं कहा जा सकता, जब तक उसके पीछे कोई एविल माइंड, जब तक उसके एविल इंटेंट, जब तक उसके पीछे कोई दुराशय ना हो। ये बात यहां पर कही गई। अगला यहां पर क्या कहा गया, एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन est mens actus, which means an act done by me against my will is not my act at all। तो कहने का मतलब ये है कि जो दो मैक्सिम यहां पर लिखी गई है वो इसी बात को समझाने के लिए है कि क्या इंपॉर्टेंस है एविल इंटेंट की किसी क्राइम को डिसाइड करने में। कहने का मतलब ये है कि दूसरा मैक्सिम यहां पर ऐसा कह रहा है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कोई काम मेरा नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि जब कोई पर्सन क्राइम ऐसा कुछ काम अगर कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसकी इच्छा वहां पर होनी चाहिए। एक्टस रियस, अगली बात क्या कही गई, द थर्ड एलिमेंट ऑफ द क्राइम इज एक्टस रियस, द criminal intent to be punishable must be obvious in some voluntary act or omission. As per Kenny, actus reus is such a result of human conduct as the law seeks to prevent. The act committed must be one that is forbidden
और पनिश्ड बाय द लॉ। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि मान करके चलिए कि मेरे दिमाग में है कि मुझे ये काम करना है, मेरे दिमाग में है कि मुझे चोरी करनी की, मर्डर करना है, ठीक है। तो समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है लायबल डिक्लेयर करने के लिए किसी क्राइम के पीछे, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर ये कि दुराशय आपके पास है, लेकिन वो जो एविल इंटेंट है, ये जो दुराशय है, इसके फर्दरेंस में यानी कि इसको आगे बढ़ाते हुए कुछ एक्ट भी होना जरूरी है। यानी कि मान के चलिए कि मैं चाहता हूं कि मुझे किसी के साथ ये गलत काम करना है, लेकिन अगर वो सिर्फ मस्तिष्क में ही है, मैंने उसको प्रैक्टिकली नहीं किया है, तो ये माना जाएगा कि अभी इसका मतलब क्राइम नहीं हुआ है। तो ये बात यहां पर समझाई गई है, यानी कि इसका मतलब फाइनली वो काम होना जरूरी है, और मेन बात ये कि वो एक्ट या ओमिशन ऐसा होना चाहिए जिसको लॉ के द्वारा गलत कह लीजिए, प्रतिषिद्ध कह लीजिए, कि जिसको लॉ के द्वारा वहां पर मना किया गया कि आपको ये काम नहीं करना है। और दूसरी बात, जैसे कि बार बार कह रहे हैं, एन एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स ओमिशन। देखिए इस बात को क्लियर करते चलें कि हमने यहां पर यह कहा कि ऐसा एक्ट होना चाहिए जो क्राइम के अंदर आ रहा है, मेन बात यह है। तो यहां पर अगली बात यह है कि एक्ट के अंदर ओमिशन भी क्या है, यानी कि कोई काम करना, वो तो है ही एक्ट क्रिया के अंदर, और अगर मान करके चले कोई लोप है, यानी कि कार्य लोप है, वो भी इसके अंतर्गत आ सकता है। हल्का सा समझने की कोशिश करें। देखिए कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि मान करके चलिए कि लॉ के द्वारा मेरे ऊपर कोई ड्यूटी इंपोज की गई है, यानी कि उस काम को करने के लिए मैं बाउंड बाय लॉ हूं। मान के चलिए मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, तो ऐसी कंडीशन में मेरे लिए कंपलसरी है, यानी मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरी कंपलसरी है कि अगर मेरे पास कोई आता है अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में मुझे उसकी कंप्लेन दर्ज करनी पड़ेगी। अगर लीगली सब कुछ है तो मुझे वो काम करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करता हूं तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैं यहां पर लायबल हो जाऊंगा। मान करके चलिए एक माता है, एक मान कीजिए मदर है, उसका छोटा सा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा मान के चलिए, तो ऐसे में उसके जीवन की जो भी जिम्मेदारी उसकी माता के प्रति है, उसकी मदर के लिए जिम्मेदारी वहां पर है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन में उसकी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे की देखभाल करे, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करे। अब अगर मान करके चलिए वो ऐसा नहीं करती है और उस बच्चे को कुछ नुकसान पहुंच जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इस ओमिशन के लिए, इस कार्य के लोप के लिए वो क्या होगी, लायबल होगी। तो यानी कि इसका मतलब काम के साथ साथ जो आप ये कह लीजिए कि जो ओमिशन है वो भी कई बार इसके अंदर आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट यहां पर क्या, इंजरी। Injury is the last important, or we can say the essential element of a crime. It must be caused illegally to another human being or a body of individuals or society at large. समझने वाली बात यहाँ पर देखिए ये है कि इंजरी की बात अगर हम करें तो आईपीसी का जो सेक्शन नंबर 44 है वो हमें बताता है इंजरी के बारे में। इंजरी की बात हम करें शरीर की, यानी कि बॉडी की हो सकती है, शरीर की हो सकती है, मन की हो सकती है, ख्याति की हो सकती है, यानी जो हमारी नेम फेम है उसकी हो सकती है, प्रॉपर्टी की हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जब हम कोई क्राइम करते हैं तो उससे किसी न किसी को इंजरी पहुंचती है, मेन बात हमारे पास ये है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर किसकी हमने यहाँ पर कही कि ह्यूमन बीइंग्स की। दूसरी बात किसी कही गई यहाँ पर एविल इंटेंट की, यानी कि दुराशय की, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर किसकी की गई है, एक्टर्स की बात की गई, एक्ट या ओमिशन की बात की गई है, और चौथा यहाँ पर कहा गया है इंजरी के बारे में। तो ये चार हमारे पास क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी क्राइम को बनाने के, किसी क्राइम को डिक्लेयर करने के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ बात हम यहाँ पर और यहाँ पर ऐड करते चले। समझने वाली बात यहाँ पर देखिए ये है कि किसी क्राइम की बात अगर हम करें, अगर किसी क्राइम की बात हम करें तो किसी क्राइम में इन चारों में से किसका रोल ज्यादा होगा, किसका कम होगा, कितना ज्यादा रोल वहां पर होगा, ये बातें भी कुछ और चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारे पास आईपीसी की बात हम करें तो आईपीसी में साफ साफ यहाँ पर कह देती है कि जो भी एक्ट आप करते हैं, जो भी क्राइम की बात हम पढ़ रहे होते हैं, उन्हें जनरल एक्सेप्शन के अंदर देखा जाता है। तो बात हमारे पास यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हम बात यहाँ पर मेंस रिया की बात हम यहाँ पर करें, गिल्टी माइंड की बात हम करें, तो कई बार ऐसा भी यहाँ पर हो जाता है कि कुछ क्राइम ऐसे भी होते हैं जहां पर उसकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होती है। भाई मान करके चलिए अगर आप विदाउट लाइसेंस
अगर विदाउट लाइसेंस अगर आप कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसी कंडीशन वो भी हमारी कंट्री में क्या क्राइम माना जाता है। जबकि उसके पीछे आपके क्राइम करने की मंशा ना भी रही हो तो भी क्राइम ही माना जाता है। ठीक वैसे बात यहाँ पर करते हैं, इंजरी की बात हम यहाँ पर करते हैं, तो कुछ क्राइम ऐसे भी हो सकते हैं जिससे किसी पर्सन को इंजरी ना पहुंचे। जैसे प्रोस्टिट्यूशन की बात अगर यहाँ पर करते हैं, मान के चलिए, तो उससे हो सकता है किसी को इंजरी ना पहुंचे, मान के चलिए। ठीक है, अगर मान के चलिए गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि बिना लाइसेंस के अगर आप कार चला रहे, गाड़ी चला रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि उससे किसी को इंजरी पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी उसे क्राइम डिक्लेयर किया जा सकता है, यानी कि उसे क्राइम हमारे पास होता है, पनिशमेंट मिल सकती है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं स्टेजेस इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो अब इसके बाद नेक्स्ट बात हमारे पास यहां पर यह है कि जब कोई क्राइम होता है तो क्राइम की शुरुआत कैसे होती है, फिनिश कैसे होता है, कौन कौन सी स्टेजेस उसमें शामिल हैं, अगली बात हमारे पास ये है। तो सबसे पहली बात तो यहां पर क्या, इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी क्राइम को करने की बात करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि उस क्राइम को करने के पीछे हमारा आशय होता है, हमारी इंटेंशन होती है कि भाई क्राइम करना है। कि जैसे मुझे किसी का मर्डर करना है तो मेरे दिमाग में मर्डर करना है, तो सोच है कि मुझे काम करना है, चोरी करनी है, तो दिमाग में है, आशय है, इंटेंशन। दूसरी बात क्या होती है, प्रिपरेशन टू कमिट, यानी कि पहले तो मैंने डिसाइड किया कि ये काम करूंगा, ये क्राइम करूंगा, उसके बाद उस काम को करने के लिए, उस चोरी को करने के लिए, मर्डर करने के लिए मैंने कुछ तैयारी करने का काम किया। मर्डर करना है तो मर्डर करने के लिए कौन से हथियार इस्तेमाल होंगे, कब इस्तेमाल करूंगा, क्या वहां पर चीज होगी, तो उसके लिए क्या किया, तैयारी करने का काम किया गया, ये होगा। उसके बाद तीसरी बात यहां पर क्या है, अटेम्प्ट टू कमिट इट। उसके बाद क्या है कि मैं उस क्राइम को करने के लिए क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर चोरी करने कोशिश करूंगा, पहले कोशिश करूंगा, कोशिश कामयाब हो गई तो क्राइम पूरा हो गया। ठीक है, वैसे अगर किसी का मर्डर करना है, हत्या करनी है, तो मर्डर करने की कोशिश करूंगा, कोशिश कामयाब हो गई, क्राइम फिनिश हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि पहले तो हमारे पास बात किसकी है, इंटेंशन टू कमिट, यानी कि मेरे दिमाग में है क्राइम करना है। दूसरी बात हमारे पास यहां पर क्या है कि क्राइम करने के लिए मुझे तैयारी करनी है। तीसरी बात यहां पर क्या है, अटेम्प्ट टू कमिट इट, क्राइम करने की कोशिश करना। और चौथा यहां पर क्या हो गया, द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, यानी जो मैंने कोशिश की वो कामयाब हो गई तो क्राइम फिनिश हो गया। तो ये 4 स्टेजेस मानी जाती हैं क्राइम को करने की, 4 हमारे पास ये हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें अगली बात ये देखनी होती है कि अगर एक आदमी 4 काम कर रहा है, 4 की 4 चीज हो गई, तो नो डाउट क्राइम कंप्लीट हो गया। जो लिखा हुआ है, जो कोडिफाइड है कि ये पनिशमेंट मिलेगी तो वो मिलेगी, बात खत्म। लेकिन कई बार यहां पर ये भी तो हो सकता है कि इन 4 में से हम कुछ स्टेज तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, उसके आगे नहीं पहुंचे, तो क्या होगा, इसकी बात हम करते हैं। सबसे पहली चीज, इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस। अगर मान करके चलिए, अगर अपराध करने का सिर्फ आपका आशय है, अभी आपके दिमाग में सिर्फ है कि मुझे क्राइम करना है, तो अगर सिर्फ ये कंडीशन है तो फिर आप क्राइम के लिए लायबल नहीं है, कोई पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगी। क्लियर। दूसरी बात, प्रिपरेशन टू कमिट इट। अब समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि जब आप किसी क्राइम को करने की अगर तैयारी करते हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, अभी क्राइम को अपना अभी आपने अटेम्प्ट नहीं किया, आपने सिर्फ तैयारी की है, तैयारी आप कर रहे हैं, तो जनरली ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आप लायबल आमतौर पर नहीं होते हैं। आपने सिर्फ तैयारी कर रखी है कि मान करके चलिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश नहीं की अभी तक, सिर्फ तैयारी की है, मान के चलिए कि ठीक है मैं क्या जहर में अपना मार्केट से गया, जहर लेकर के आ गया, ऐसा कुछ काम कर लिया, मान के चलिए, तो सिर्फ तैयारी की है। अभी यहां पर मैं क्या नहीं हूं, लायबल नहीं हूं। मर्डर करने की तैयारी की है, अभी मर्डर करने की ना तो कोशिश की ना किया, अभी नहीं हूं। तो आमतौर पर क्या होता है कि प्रिपरेशन जो है, प्रिपरेशन अगर आपने क्राइम करने की सिर्फ तैयारी कर रखी है तो जनरली आप लायबल नहीं होते हैं, ये बात हमारे पास होती है। लेकिन आईपीसी के अंदर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनके अंतर्गत प्रिपरेशन करना भी क्या होता है, आपको लायबल बना सकता है। जैसे कि हम बात यहां पर करें, जैसे कि सेक्शन नंबर 122 की बात हम यहां पर करें, सेक्शन नंबर 126 की बात करें, सेक्शन नंबर 399 की बात करें। ठीक है, 122 की बात अगर हम करें, अगर आप भारत सरकार के खिलाफ अगर युद्ध करने की तैयारी करते हैं
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सेक्शन नंबर 122 आपको कह देता है कि अगर आप भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी करते हैं, आप कुछ लोग इकट्ठा करते हैं, गोला बारूद इकट्ठा करते हैं, तैयारी करते हैं, तो भी आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 126 की बात करें तो आपको ऐसा बताता है, अगर कोई ऐसी कंट्री है, ऐसे कोई क्षेत्र है जिसका भारत के साथ एक अच्छा खासा संबंध है, शांतिपूर्वक संबंध है, अगर आप उनके क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी करते हैं तो भी आपको पनिशमेंट मिल सकती है, यानी कि आप लायबल हो जाएंगे। वैसे ही सेक्शन नंबर 399 आपको ऐसा कहता है, अगर आप लूट करने की, डकैती करने की आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास कुछ ऐसे हमारे पास हैं जहां पर आपने सिर्फ प्रिपरेशन कर रखी है, तैयारी कर रखी है, उसी के बेस पर आपके क्या हो जाते हैं, लायबल हो जाते हैं। अदरवाइज ज्यादातर सेक्शन ऐसे हैं जहां पर प्रिपरेशन की वजह से लायबल नहीं बनते हैं। तीसरी बात हमारे पास क्या, अटेम्प्ट टू कमिट। सिंपल सी बात यहां पर देखिए ये है कि आपका तो पूरा इरादा था क्राइम करने का, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर ली, ठीक है, लेकिन जो कोशिश आपने की पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई, तब उसे कह दिया जाता है अटेम्प्ट टू कमिट। कि मान करके चलिए मैंने किसी का मर्डर करने की कोशिश की, गन ली, गोली उसके ऊपर चला दी, वो तो बच निकला किसी तरीके से, लेकिन मेरा तो पूरा इरादा था कि गोली उसको मार दी जाए, गन मैंने पर फायर कर दी और किसी वजह से वो बच निकला। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो एक्ट में करना चाहता था उसमें फाइनली कामयाब नहीं हो पाया, तो कौन सा मामला बनेगा, अटेम्प्ट टू कमिट का मामला बनेगा, यानी कि अटेम्प्ट टू क्राइम का मामला बन जाएगा। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इस बारे में आपको बताया था कि अगर मान करके चलिए किसी क्राइम के प्रोविजन के साथ साथ दिया हुआ है कि अटेम्प्ट के लिए कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, तो वहां से आपको पनिशमेंट दी जा सकती है, यानी किसने क्राइम किया उसको दी जा सकती है। और अगर कहीं पर दिया हुआ नहीं उस पनिशमेंट की, अटेम्प्ट के बारे में, तो सेक्शन 511 में बात लिखी हुई होती है, फिर वहां से पनिशमेंट दी जा सकती है। और लास्ट तो आप समझ चुके हैं, द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ये भी पूरा हो गया, कोशिश कामयाब हो गई तो क्राइम पूरा हो गया। उसके बाद जो वहां पर पनिशमेंट डिसाइड की जाएगी उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर इस तरीके से पूरा होता है। इसमें हमने देखा कि क्राइम की क्या डेफिनेशन है, क्राइम के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये हमारा सेक्शन पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद मिलते हैं और इससे आगे आपको बताते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। ओके बाय।